नमस्कार। अपने इस चैनल पर नमस्कार। एक कॉमन लेडी आप सभी का मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश के साथ 5 अन्य राज्यों में जो होने वाले चुनाव हैं उनका माहौल बना हुआ है और सही मायने में कहिए तो एक तनाव का भी माहौल बना हुआ है। इस तनाव के माहौल में हमारी सामान्य रूप से घर में काम करने वाली गृहिणियां क्या सोचती हैं, आज पुनः हम इसी सवाल पर आते हैं। और आज हमारे साथ फिर मुंबई से छाया वर्मा और नोएडा से लता श्रीवास्तव जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का हम स्वागत करते हैं। छाया जी नमस्कार। नमस्कार। और लता जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार। तो इस चुनावी माहौल में क्या सोच रही हैं आप लोग? पहले छाया जी आप बताइए। आजकल जैसे चुनाव का माहौल है तो सारे राज्य, 5 राज्य बहुत ज्यादा गर्म है और हर जगह चुनाव का शोर है। लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं कि हर नेता कभी इस दल को छोड़ के दूसरे दल की ओर जा रहा होता है। तो कभी तो ये मंत्री रहते हैं और वहाँ का काफी सारा अपना अनुभव लेते हैं और पैसे कमाते हैं और लाभ लेते हैं। उसके बाद जैसे ही चुनाव आता है तुरंत छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो मैं यही जानना चाहूंगी कि इनका ये दल बदल करना ये सही है या गलत है, नीतिगत है या स्वार्थ से पूरित है, इसके ऊपर आप मुझे जरा बताइए। पिछली बार भी ये सवाल हम लोगों के दिमाग में गूंज रहा था और इस बार भी है और ये स्थिति धीरे धीरे और गंभीर होती जा रही है। तो ये बात तो सही है कि ये उचित नहीं लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे आज जानना चाहूंगा जी कि इसको ठीक करने के लिए, इसको सही रूप से प्रस्तुत करने के लिए या इसको कहीं रोकने के लिए आपके दिमाग में क्या है कि क्या किया जा सकता है? आप ही बताइए। जी, जहां तक मेरा मानना है और मेरा ये व्यक्तिगत वो है, विचार है कि दल बदल करना और वो भी चुनाव के समय वो सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है कि आपको जब चुनाव घोषित हो जाता है उसी वक्त ये कैसे समझ में आता है कि ये पार्टी इतने सालों तक जब मैं रहा, मंत्री बन के रहा, ये अब हमारे लिए सही नहीं है। इतनी जल्दी तो अनुभव करना कि रातों रात मुझे ये अनुभव हो गया कि नहीं, मेरे लिए ये पार्टी जो है ये सही नहीं है और मैं तुरंत छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाऊं, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ पर ही है। क्योंकि बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं नेता, इसलिए सिर्फ वो अपना पर्सनल लाभ देखते हैं कि पर्सनल प्रॉफिट मुझे कितना हो रहा है, इसलिए तुरंत वो छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। मेरे ख्याल से इस पर चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए कि क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है कि नहीं। इतनी जल्दी पार्टी बदलना, खास तौर से चुनाव के बीच में, चुनाव घोषित हो चुके हैं और उसके बाद व्यक्ति इधर से छोड़ के उधर, चाहे वो सरकारी पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष में हो, कहीं भी हो, ऐसा वो ना करे। ये मेरी समझ में तो यहाँ कि ये इसका एक हल निकल सकता है चुनाव आयोग के द्वारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। और ये एक बात लग तो रही है कि ये अनुचित जैसा प्रतीत होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो लता जी, इस बारे में आप अपने कोई विचार और सुझाव क्या रखना चाहेंगी? मैं ऐसा सोचती हूँ कि चुनाव आयोग को ये पहले ही डिक्लेयर कर देना चाहिए 6 महीने पहले कि अगर किसी को दल बदल करना है तो वो चुनाव डिक्लेयर होने से पहले दल बदल कर ले, या 1 साल जब बचा रहता है उससे कर ले। क्योंकि ऐन चुनाव के मौके पे जब वो दल बदल करते हैं तो उससे जो है जनता भ्रमित हो जाती है और नेता सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। तो नेताओं को स्वार्थीपन से बचाने और जनता को ठगने से बचाने के लिए चुनाव आयोग को दल बदल नीति में परिवर्तन करना चाहिए। मैं ऐसा सोचती हूँ। बहुत बढ़िया,
बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इस निर्णय पे पहुंच रहे हैं कि ये प्रवृत्ति बहुत गलत है। इस प्रवृत्ति पर सभी को अंकुश लगाने की जरूरत है। स्वार्थी लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती कि वो देश के हित को और आम जनता के हित को सोचेंगे। इसमें सरकार और खास करके चुनाव आयोग को इसमें कहीं ना कहीं स्टेप लेना चाहिए। और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने ऐसा निश्चय किया हुआ है कि आचार संहिता लग जाने के बाद कोई भी पार्टी ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती जिससे कि चुनाव प्रभावित हो सके। तो मेरा ख्याल है कि लता जी ने भी कहा और छाया जी ने भी कहा है कि कुछ ऐसा किया जाए कि आचार संहिता लागू होने के पहले या 6 महीने पहले, चुनाव नियत तिथि आने के पहले 6 महीना पहले कोई ऐसा नियम बना दिया जाए कि जिसको दल बदल करना हो उसके पहले वो कर ले। जैसे 6 महीने के बाद फिर दल बदल जो करेगा वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहेगा। ये बहुत सही है और मैं इसमें गुजारिश करूंगा और प्रार्थना करूंगा चुनाव आयोग से कि इस बात पर ध्यान दें। और आम गृहिणियां जो घरों में बैठी सोच रही हैं, उनका सोचना बहुत वाजिब है और इस बात पर वो ध्यान दें। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर मैं सामने आता हूं और मैं जो है लता जी से पूछना चाहूंगा कि इसके अतिरिक्त क्या वो और सोच रही है या कुछ और कहना चाहेंगी? हमारे देश में जब चुनाव आ जाता है उससे जब कैंडिडेट को वो डिसाइड करते हैं, दोनों पार्टियां, पक्ष विपक्ष कोई भी हो, तो वो आपराधिक प्रवृत्ति वाले कैंडिडेट को चुन लेती हैं और उन्हें टिकट दे देती हैं ताकि वो जो है चुनाव जीत सकें अपने बाहुबल से, धन बल डराकर धमकाकर जो है वो चुनाव को प्रभावित करते हैं। पहले सभी चुनाव पार्टियां कहती हैं कि हम आपराधिक प्रवृत्ति वालों को टिकट नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही इन आपराधिक जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें वो टिकट दे देते हैं। तो मेरा ये है, जानना चाहती हूँ कि इन आपराधिक प्रवृत्ति वालों को ये नेता आखिर क्यों टिकट देते हैं? ये बहुत बहुत बढ़िया आपने जो है ये सवाल किया है और ये आप ही के नहीं बल्कि सभी मतदाताओं के दिमाग में ये चीज आती है कि आपराधिक प्रवृत्ति के प्रत्याशियों को क्यों ये पार्टियां चुनती हैं और उसके बाद अगर ये चुन लेती हैं तो मतदाता भी क्या इनको सहयोग करें और अपना मत इनको प्रदान करें? इस बारे में छाया जी आप स्पष्टीकरण दें कि आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? जहां तक मैं समझती हूँ कि चुनाव पार्टी या वो चुनाव के समय जो भी पार्टी है, चाहे वो सरकार में है चाहे विपक्ष में, सिर्फ वो एक ही एजेंडा रखती है कि मुझे साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से जीतना ही है। और चूंकि सोच उनकी सिर्फ एक ही रहती है कि जीतना ही है, तो जीतने के लिए ही वो अपराधिक चरित्र वाले नेता को, पार्टी को, सबको वो टिकट दे देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है कि किसी भी तरह से हम ये चुनाव जीत ले। लेकिन मेरी ये इच्छा है कि चुनाव आयोग इस बात पे भी ध्यान रखे कि कोई भी पार्टी अगर वो उसमें नेता है, अगर चुनाव लड़ने जा रहा है, तो उसके आपराधिक चरित्र पर बैन लगाए या कुछ भी अंकुश लगाए, या जैसे वो आपराधिक चरित्र वाला है तो उसे 5 साल के लिए या किसी भी साल के लिए, या जब तक उनके आपराधिक मामले क्लियर नहीं हो जाते हैं, जब तक उन पर कोई फैसला नहीं जाता, तब तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसा कुछ करने से मेरे ख्याल से कि आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट देना ये पार्टी लीडर जरा कम करेंगे, मैं ऐसा समझ रही हूँ आज के माहौल को देखते हुए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि हमारे देश में खास करके और विश्व में सामान्य रूप से ये कानूनी प्रक्रिया बड़ी जटिल है। बड़ी आसानी से
आप किसी के विरुद्ध कोई एक FIR दर्ज कर सकते हैं, एक मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। और ये मुकदमा जो है वो सामान्य रहजनी छीना झपटी से लेकर के हत्या के प्रयत्न तक का मुकदमा दाखिल हो सकता है। ये वाकई एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर किसी के ऊपर कोई मुकदमा है तो वो सही है कि झूठ है, इसका पता चलाना मुश्किल है। और अगर मान लीजिए अगर ये मुकदमा किसी स्वार्थ से प्रेरणा लेकर के किसी ने किसी के विरुद्ध करा दिया है जिसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, और अगर उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए तो ये उसके प्रति अन्याय होगा। मेरा ख्याल है ये आप मानेंगे। इसी तरीके से हाँ, ये भी एक रीजन है। इस तरीके से तब तक उसको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए जब तक कि उसके मुकदमों का निस्तारण नहीं हो जाता। तो हिंदुस्तान में आपको मालूम है कि एकाध हजार नहीं, 2-4 लाख नहीं, कई करोड़ मुकदमे लंबित हैं, और जजों की संख्या आप चाहे जितनी बढ़ा दीजिए, आप मानेंगे कि तुरंत निस्तारण करना उनके बस में नहीं है। और हमारी अदालतों में मुकदमे जो हैं वो 20 से 25 साल तक भी अगर चलते रहें तो कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। सामान्य रूप से 10 से 12 साल, 15 साल एक फौजदारी का मुकदमा जरा से जल्दी नहीं पड़ता है, लेकिन 15 साल तो ले ही लेते हैं, और फौजदारी के मुकदमे भी जो है वो 5 साल ले लेते हैं। इन दोनों चीजों को देखते हुए शायद ऐसा संभव ना हो पाए कि आपराधिक मुकदमे अगर किसी के ऊपर दर्ज हैं तो उसको चुनाव लड़ने से रोका जा सके। लेकिन इसका एक हल है। क्या है वो हल? बहुत आसान सा हल है। देखिए, जब आपके सामने प्रत्याशियों की लिस्ट आ जाती है और आप ये देखते हैं कि 10 प्रत्याशियों में से 5 प्रत्याशी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, तो उनको चुनना न चुनना तो आपके हाथ में है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रत्याशी आप सही कह रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। आप प्रयत्न करेंगे, समाज में आप रहते हैं तो समाज में गलत लोगों के गलत व्यवहार को जिस तरीके से बर्दाश्त करते हैं या फेस करते हैं, उसी तरीके से इनको भी फेस करें। आप घर में और अपने मत का प्रयोग ही ना करें कि नहीं हमको नहीं चुनना है इसलिए, और जीतने तो वही जा रहा है, ऐसा लगता है तो वही जा रहा है, हम वोट ही देने नहीं जाएंगे, हम इस प्रक्रिया में ही नहीं आएंगे। यह एक नकारात्मक सोच है। आप बाहर निकले और सही कैंडिडेट को, जिसको आप लगे कि ठीक है आपको चूज करना पड़ेगा कि 4 में से कौन सा अच्छा है। मान लीजिए कि चारों ही खराब हैं, तो उन चारों में सबसे कम खराब कौन है, ऐसे किसी प्रत्याशी को चुनकर अपना मत दें। इसका असर ये हो कि एक चुनाव के बाद ये पार्टी जब देखेगी कि हम इन आपराधिक लोगों को जो अपना प्रत्याशी बनाते हैं और उनको सहयोग नहीं करती, खुद ही नकार देती है, उसके बाद लोगों को देना वो मतलब उनको अपना प्रत्याशी बनाना वो खुद ही बंद कर देंगे। यही इसका हल है। मेरा ख्याल है होना एक मतदाता के लिए बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात कही आप। ये आज हम देख रहे हैं इस चीज को, तो इसका यही हल है और इसी तरीके से इसको किया जाए। तो ये बातें आपने सुनी, तो अब आपने जो सवाल उठाया वो बड़ा सामयिक सवाल था, और इसका जवाब भी मेरा ख्याल है कि आपने सुन लिया होगा। जो हम लोग के विचार हैं, जवाब तो नहीं, हम लोगों के विचार हैं, अगर आप सहमत हो तो इसको आप अपने आसपास के लोगों में, आसपास की महिलाओं में भी इसको फैलाएं। हाँ छाया जी, आप... जी बिल्कुल जी, आपने जो भी कहा सही कहा, सही लगा मुझे कि आपका जो तर्क था कि हम लोगों को ही चुनना है कि कौन आपराधिक है, कौन सही चरित्र वाले नेता है। तो हमें एक सही चरित्र वाले नेता को ही चुनना चाहिए, अपराधी नेताओं को ना चुने। ऐसा पड़ोसियों से भी कहना सही रहेगा। मतदान डालते समय इस बात का ध्यान रखना सही होगा। तो छाया जी, अब मैं एक सवाल आप दोनों से पूछता हूँ कि ऑडियो नहीं आ रहा है।
चुनावों में आप देवू कि कितना धन बल का प्रयोग हो रहा है। बाहुबल की तो बात कर ली हम लोगों ने, इस जी जी चुनावों में धन बल का भी प्रयोग हो रहा है। वो तो भला हो कोरोना का, भाई कोरोना का कोई भला ना हो, कोरोना का नाश हो, लेकिन फिर भी इस कोरोना की वजह से आज आम रैलीज बंद हैं और पार्टियों को चुनाव आयोग ने ये निर्देश दे दिया है कि वर्चुअल रैली कीजिए आप। नहीं तो आप सोचिए कि चुनावों के समय में गलियां जो हैं वो पट जाया करती थी इनके पोस्टरों, बैनरों और इनके जी कार्यक्रम जी के जुलूसों से। जी 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 नहीं सुनाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी सफल तो है। आपने सुना होगा कि किन्हीं इलाकों में प्रत्याशी जो हैं वो धन बांटते हैं। अगर धन सीधे नहीं जी तो इसको अन्य रूप जैसे साड़ियां बांटते हैं, कंबल बांटते हैं और शराब बांटते हैं। ये सब धन बल हाँ है, जी इससे वो चुनाव को धन बल। कोशिश करते हैं। तो इसमें आपका क्या विचार है कि इसको कैसे रोका जा सकता है? जहां तक मैं समझती हूँ कि हमारे देश में पार्टियों को चुनाव में खर्च करने के लिए भी सरकार की कोर्ट की ओर से कुछ लिमिट बताई गई है कि हाँ आप इतना खर्च कर सकते हैं और उसका कुछ ऑडिट होता, पर मुझे लगता नहीं कि कोई भी सरकार सीरियसली इस बात को लेती है कि चुनाव में कितना पैसा खर्च होता है। लोगों को जो है क्योंकि ये गलत तरीके अपनाते हैं चुनाव जीतने के लिए, तो इसलिए लोगों को लुभावने जो साड़ी और कपड़ा और फ्रिज और बर्तन और गहने तक लोग बांटते हैं। साउथ में जयललिता थी, वो जब लीडर थी तमिलनाडु में, तो जब ही वो चुनाव जीतती थी तो अपने सारे गांव में पूरे गांव के लोगों को वो साड़ी, कपड़ा, फ्रिज, टीवी सब कुछ बांटा करती थी। लेकिन इसका उन्होंने चुनाव तो वो जीत जाती थी, लेकिन उनको ये बात नहीं समझ में आता था कि चूंकि वहां के गांव वाले लोगों को फ्री में सारी चीजें मिल जाती थी तो वो एक तरह से काम करना भी नहीं पसंद करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम वैसे ही गरीब बने रहे, गरीब ही झोपड़ी में ही रहे। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि जब चुनाव आएगा तो मेरे को इतना पैसा मिल जाएगा, साड़ियां मिल जाएंगी, कपड़े मिल जाएंगे, गहने मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि चुनाव में पैसा खर्च करने की जो पुराने, माने बहुत पुराने तो नहीं, हाँ साउथ से ही ज्यादा शुरू हुआ। और हमारे देश में भी लोग चुनाव पे पैसा, खास तौर से गरीबों को वो जो शराब वराब बांटते हैं ताकि वो नशे में हो जाए, उनको वो नहीं सोचते कि वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन शराब बांट के लोगों को, गांव वालों को नशे की आदत भी वो डाल देते हैं। तो मेरे ख्याल से इस पर चुनाव आयोग को बहुत कड़ाई से इस सब चीजों पे नजर रखनी चाहिए कि कोई भी प्रत्याशी, और हमारे गांव में लोगों को शिक्षित है, वो जानकार है, फिर भी मुझे लगता है कि स्वार्थवश हो कि मैं इस पार्टी को वोट दे दूंगा तो मुझे इतना पैसा खुद भी मिल जाएगा। इसलिए मुझे लगता है नेता जनता भी इतनी स्वार्थी हो गई है कि वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखने के लिए कि हाँ चंद महीनों के लिए हमारी गरीबी हट जाएगी या हमारी लड़के लड़की की शादियां हो जाएंगी तो हमारे पार्टी वाले हमको पैसे दे देंगे तो हम उनको वोट दे देंगे। तो मतलब दोनों ओर से स्वार्थ है। हम कहते हैं जनता को वो शिक्षित भी नहीं कर रहे हैं कि मत डालने के लिए, वोट डालने के लिए किसी भी पैसे की जरूरत नहीं है। पैसा, हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है, पैसा सिर्फ नेताओं तक ही फंसा हुआ है ज्यादा करके। और इसलिए ये जो लोगों को पैसा बांटते हैं उस पे चुनाव आयोग को मुझे लगता है कड़ा से कड़ा फैसला लेना चाहिए कि आप किसी भी तरह से ऑडिट कराओ, चाहे कुछ भी करिए, आप लोगों को पर एक लिमिट लगाइए कि एक नेता इससे ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकता। जो कि हाल ही में देखिए चुनाव के समय में इतने कैश पकड़े जाते हैं, ये कहाँ का कैश है? ये तो अपने देश का ही पैसा है और टैक्स पेयर का पैसा है, उससे गरीबों का कितना भला हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो ज्यादा पैसा बांटते हैं ऐसे लोगों को भी मतदान देते समय सोचना चाहिए कि सिर्फ वो जो गरीब उनको वोट दे रहा है उनको ये सोचना चाहिए कि ये सिर्फ अपनी जो खुशी है, जो उनको पैसा मिला वो सिर्फ थोड़े समय के लिए ही उसको खुशी में पैसा मिला। एक बार उनको मंत्री पद मिल जाता है फिर वो उस गरीब को पीछे मुड़ के देखने भी नहीं जाते, जो चुनाव के समय में उनको लाखों रुपए देते हैं, पीछे 5 साल वो मुड़ के देखने भी नहीं जाते कि उस गरीब की क्या हालत है। तो गरीब को भी ये बात समझ में आना चाहिए कि जो लोग सही में काम कर रहे हैं, बिना पैसे दिए काम कर रहे हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको ही मत दे, बजाय जो पैसे बांट के नेता मत खरीद रहे हैं उनको दे।
मेरे हिसाब से तो इसमें दोनों को थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए, चुनाव आयोग को भी और अब जनता को भी। मेरे ख्याल से सिर्फ चुनाव आयोग ही इसके जिम्मेदार नहीं है, ये हम जनता में भी जिम्मेदार है, क्योंकि हम खुद ही देखते हैं कि काम करने वाली भाई यहाँ नेता आ गए हैं, अरे आज जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हो भाई, तो वो नेता आने वाले, उन्होंने इतना इतना पैसा सबको बांटा है, 5-5 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए बांटा, लेकिन वो उसको वोट देने के लिए बांटा है। वो साफ कहती है कि मुझे उनको वोट देने के लिए बांटा है, पर उसमें उनको ये नहीं समझ में आता कि ये 5,000 रुपए या 50,000 रुपए से जिंदगी तो नहीं 5 साल चलेगी। तो हमें जनता को भी ये बात समझाना चाहिए कि जो फ्री में पैसा, दारू, कपड़ा बांटते हैं, उनको आप बायकॉट करो, उनको आप वोट मत दो, बल्कि इससे अच्छा एक अच्छा ईमानदार विपक्ष का व्यक्ति जीते, जो काम करता वो ज्यादा अच्छा है, बजाय जो कि सरकार में हो लेकिन बिना काम किए सिर्फ पैसे दे दे के वोट खरीदता हो, उससे ज्यादा बेटर है। तो मैं समझती हूँ कि इस बात पे हमको गांव वालों को शिक्षित भी करना चाहिए, बताना भी चाहिए ये बात। मेरे हिसाब से ये बात सही लगा। बहुत बढ़िया बात कही आपने, बिल्कुल सही है ये बात। और इस बात पे जो है बात है कि कानून है हमारे पास, लेकिन उस कानून तो पालन नहीं हो रहा है। इस कानून का पालन करने के लिए हमारी न्याय व्यवस्था और प्रशासन को जो है वो कड़े कदम उठाने चाहिए। जैसा अन्य विकसित देशों में है कि अगर कोई प्रत्याशी किसी किस्म का गलत करते या किसी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए पाया जाता है, तो आजीवन उसको चुनाव लड़ने से मना कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। ऐसा ही अगर कुछ हमारे यहाँ भी कानून हो तो शायद इसमें सुधार हो सके। देखिए हमारे कार्यक्रम का लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर है, तो मैं आप सवाल पूछता हूँ और आप भी इनके छोटे छोटे जवाब दीजिए, जिसमें मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि आज देख रहे होंगे कि किसी क्षेत्र में अगर यादव ज्यादा है तो यादव को वोट दिया जाता है, और किसी क्षेत्र में अगर ज्यादा है तो मुसलमान को वोट दिया जाता है। तो क्या हमको जब हम वोट देने जाएं तो अपने जाति वाले कैंडिडेट को बिना समझे वोट देना चाहिए या कुछ और सोचना चाहिए? लता जी, आप पहले शॉर्ट में इसका जवाब दीजिएगा प्लीज। चुनाव आते ही जो है वो जातिगत भावनाएं जाग जाती हैं। जो भी कैंडिडेट होते हैं वो सोचते हैं कि मेरे जाति का है तो वो मुझे ही वोट देगा, और ये जाति के आधार पर हमारे देश का विभाजन भी शुरू हो जाता है कि जो है ये क्षेत्र इस जाति के है और ये क्षेत्र दूसरी जाति का है। तो लेकिन जो कैंडिडेट खड़े हैं, लोगों को यह सोचना चाहिए, जातिगत से ऊपर उठकर अच्छे कैंडिडेट को वोट देना चाहिए, जाति के आधार पर वोट नहीं देना चाहिए। क्योंकि कुछ समय बाद फिर ये खुद ही कहते हैं कि हम पिछड़े रह गए और हमने उनको जिताया और उन्होंने हमें कुछ नहीं किया। इसलिए अच्छे कैंडिडेट को वोट देना चाहिए, जाति के आधार पर वोट नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही। यही इस समय का होना चाहिए लोगों का निर्णय। और छाया जी, आप बताइए कि जातिगत प्रत्याशी और जातिगत वोटिंग पे आपका क्या विचार है? जातिगत वोटिंग पर मेरा सिर्फ यही कहना है कि इसमें भी सिर्फ स्वार्थ और स्वार्थ है, और मतलब संकीर्ण विचारधारा है। क्योंकि अगर आप जातिगत वोट लेते हैं तो बाद में ये नेता कहते हैं कि ये इस जाति के, चाहे वो पिछड़ी जाति के हो या फिर MY फैक्टर लोग जो कहने लगते हैं कि ये सिर्फ वोट बैंक बन जाते हैं। तो वोट बैंक इनको कौन बनाता है? वो खुद ही अपने आप ही बन रहे हैं। उनको ये बात समझ में आना चाहिए ना कि हमारी जाति का नेता है तो हम उसे वोट क्यों दे, अगर वो काम नहीं किया है या वो कोई आपराधिक चरित्र वाला है या कोई वो जो कि है कि सिर्फ धन जमा करने के हिसाब से राजनीति में आना चाहता है। तो ये तो जनता को सोचना चाहिए ना कि जनता को जाति देख के बिल्कुल भी वोट नहीं करना चाहिए, उनको वोट करना चाहिए जो कि उनके लिए काम कर रहे हैं, भले ही वो उनकी जाति के ना हो, लेकिन अगर किसी दूसरी पार्टी के हैं, उनके लिए काम करते हैं, तो उनको वोट देना चाहिए। क्योंकि जाति बहुत बढ़िया देख के सिर्फ काम करने वाले जो हैं रह जाते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता। फिर बहुत बढ़िया कहा आपने कि ये जो नेता होते हैं, जो इस तरीके के नेता होते हैं, वो न तो आपके लिए आते हैं, न तो वो देश के लिए आते हैं, न वो जनता के लिए आते हैं, वो तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। तो मैं
सबसे आखिर में एक सवाल और पूछता हूं, जिसका जवाब मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप सुनते हैं कि जब चुनाव होता है तो किसी पार्टी का प्रमुख एकदम से ये घोषणा करने लगता है कि अगर हम जीत कर आए तो 300 यूनिट बिजली हम फ्री कर देंगे, हम जो है सबको महिलाओं को जो है 6,000 से 12,000 से 15,000, मतलब कोई सीमा नहीं है कि हम उतनी मासिक पेंशन देना शुरू कर देंगे, हम जाति वालों को इतना परसेंट जो है वो दे देंगे, रिजर्वेशन दे देंगे। तो आप ये बताइए कि वो कहाँ से दे देंगे? वो हमारे ही पैसे से तो देंगे, जो देना होगा उन्हें। अगर वो देंगे भी तो जनता के टैक्स से कमाए गए पैसों से ही तो देंगे। एक आम आदमी की सुविधाओं को काट करके ही तो वो किसी विशेष को देंगे। 300 यूनिट बिजली अगर वो फ्री कर देंगे तो इस बिजली की कास्ट किसके ऊपर आएगी? वो आम जनता के ऊपर ही तो आएगी ना। तो सबसे पहले छाया जी, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि इस प्रवृत्ति को कैसे रोका जाए? जहां तक मैं समझती, ये जो नेता चुनाव के दौर पे फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री रेल में सफर या फ्री बस में सफर देने लगते हैं, जैसे हम लोग थोड़े दिन पहले देखे केजरीवाल हो या अखिलेश यादव है कि इतना परसेंट, इतना यूनिट, 300 यूनिट हम किसानों को फ्री देंगे और महिलाओं को बस में सफर करने के लिए फ्री देंगे। ये जनता को इस बात पर विचार करना चाहिए कि अगर देश में विकास करना है तो कुछ भी फ्री नहीं आ सकता। क्यों फ्री? तो वो हमारे ही पैसे ले रहे, चाहे वो गरीब जनता हो चाहे कहीं भी हो, वो कहीं ना कहीं उनके ही पैसे काट रहे हैं। उनको आज 5,000 दे के धीरे धीरे एक महीने में 50,000 उनसे वो ले लेंगे तो भी वो फ्री दे पाएंगे। ये तो पैसा उन्हीं का है, लेकिन वो पैसा उनको फ्री जो बांटते हैं वो सरकार पर ही लोड आता है। और एक से फ्री बांटते बांटते सारी चाहे वो बिजली कंपनियां हो, चाहे वो पानी हो, चाहे दूसरी चीजें हो, ये सारे धीरे धीरे घाटे में चलने लगेंगे और फिर धीरे धीरे हमारा देश भी पूरी तरह से कर्जदार हो जाए। कहाँ से लेंगे? चाहे वो हमारा पैसा लोगों में बांट रहे हैं जो टैक्स पेयर हैं या जो ब्लैक मार्केटियर भी है, उन पर भी मान लो छापे डाल डाल के उनके पैसे निकाल के वो देंगे, लेकिन कहाँ तक देंगे? तो ये तो फ्री का तो एक वो है जिसको कहते हैं सपना है, जो कि एक विशियस सपना का एक विशियस सर्किल बन जाता है, जो उधर का काट के उधर दिया, उधर का काट के उधर दिया। तो विकास तो किसी हालत में नहीं हो सकता। उल्टे देश जो है धीरे धीरे करके गर्त में गिरता चला जाएगा। और एक तरह से हम बैंक से लोन लेके या बाहर से लोन लेके उधार खाते में अपना देश कर लेंगे, तो बजाय हम भले ही ऐसे दौर पे हम स्वतंत्र देश कहलाएंगे, पर फाइनेंशियली हम जो है बिल्कुल गुलाम बन जाएंगे दूसरे देशों के। अगर हम इस तरह से फ्री बिजली पानी सारे लोगों को वोट पे या विदाउट वोट भी हम लोगों को बांटना शुरू करें, तो ये जनता को बिल्कुल भी, जो लोग फ्री बांटते हैं उन पर बिल्कुल भी उनको बाइकआउट करना चाहिए। उनको फ्री वादों पे नहीं देना चाहिए कि फ्री सिर्फ जो है वो सपने ही फ्री होते हैं, बाकी दुनिया में और कुछ फ्री नहीं मिलता है। जहां तक मैं समझती हूँ, मेरा ये विचार है। इस दुनिया में सपने ही फ्री होते हैं, कुछ और फ्री नहीं होता। आपने बहुत प्यारी बात कही है, बिल्कुल सही है। इस संबंध में मैं भी अपनी छोटी सी एक राय रखना चाहूंगा कि इन सारी पार्टियों पर कानूनन जो है इस बात का प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए कि अगर वो किसी भी किस्म की फ्रीबीज बांटना चाहते हैं तो वो उसी सीमा तक बांट सकते हैं जितना कि पार्टी का फंड है, धन है, और इसके अतिरिक्त सारी धन को करते हुए सुविधाएं देने की किसी भी घोषणा पर उनके ऊपर पूरा पूरा प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। आज का ये कार्यक्रम काफी ज्यादा विचारोत्तेजक रहा। आप लोगों ने अपने इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताऊं कि कार्यक्रम को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और मैं अपने दर्शकों से इस बात की प्रार्थना कि वो इसमें जो विचार बताए जा रहे हैं उन विचारों पर विचार करें और उसके बाद अपने आसपास भी लोगों को बताएं। हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बहुत जल्दी हम जो है फिर इसी तरीके से, क्योंकि चुनावी माहौल अभी चलेगा और लोग सोचते रहेंगे, तो हम फिर इस कार्यक्रम को लेकर के आएंगे। आप लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को और छाया जी धन्यवाद, आप दोनों का धन्यवाद। मैं आपसे करूंगा कि पुनः जब हम लोग फिर इकट्ठा हों तो इसी तरीके की हम छाया जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार और नमस्कार।
नमस्कार।